स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। अब जरा बात करते हैं बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं और वहां के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं। अभी तस्वीर आई कल ही कि वहां पर एक इस्कॉन के मंदिर में घुसकर लोगों ने कहीं पर आग लगा दी और इस किस्म की एक नहीं अब तो दर्जनों वारदातें हो चुकी हैं। आज भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश की यात्रा पर हैं। वैसे तो ऐसे मुलाकातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन अगस्त में जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है और ये मोहम्मद यूनुस का प्रशासन वहां पर आया है, तब से ऐसे किसी हाई लेवल कांटेक्ट की ये मीटिंग पहली बार होने जा रही है। विदेश सचिव वहां पहुंच चुके हैं। उनकी अपने काउंटर पार्ट के अलावा विदेश मंत्री से वहां के और मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन ये बातचीत होती, आज की मुलाकात होती, उससे पहले जॉर्ज सोरोस का नाम वहां भी घुस गया सारी चर्चाओं में, क्योंकि जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष ने वहां जाकर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात कर ली। इनका नाम पहले भी आता रहा है कि वहां के तख्ता पलट में भी जॉर्ज सोरोस का कोई हाथ था। उसकी बात भी हम आपसे करेंगे। लेकिन भारत का क्या रुख हो और भारत की तरफ से विदेश सचिव जब वहां जा रहे हैं तो वो किस तरीके से और कौन कौन सी बातें जो हैं बांग्लादेश सरकार के सामने रखेंगे। हिंदुओं के हालात पर वहां पर और उनके दमन पर भारत का विदेश मंत्रालय पहले भी यहां बयान जारी कर चुका है, जिसका खंडन वहां के विदेश मंत्रालय की तरफ से हुआ था। मैं आपको आज जब ये ऐसे बयान भी आपने सोशल मीडिया पर देखे कि बांग्लादेश की सेना के पूर्व अधिकारी रैली में चलते हुए कह रहे हैं हम 3 दिन में कोलकाता पर कब्जा कर लेंगे, भारत की सरकार हमको कमज़ोर ना समझे, भारत की बांग्लादेश की आर्मी बड़ी मजबूत है, बड़ी सशक्त है, हम चिकन्स नेक पर कब्जा कर लेंगे, इस किस्म के बयान भी आ रहे हैं। आज वहाँ का एक आम बांग्लादेशी क्या सोच रहा है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बारे में, कुछ बयान हैं वहाँ के आम लोगों के बयान हैं, वो आप सुनिए। মধ্যে কিভাবে হত্যা নির্যাতন করছে আমাদের বাংলাদেশের যত সনাতনধর্মী ভাই বোনেরা আছে তারা স্বাধীনের পর থেকে মায়ের কুলে বসবাস করতেছে। আমরা তাদের কোনো কাজে বাধা দেই নাই, বরঞ্চ বাংলাদেশের অনেক আলেম ওলামারা তাদের পূজা মণ্ডপ পাহারা দিয়েছে এবং এও হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে কেউ যদি পূজা মণ্ডপের মূর্তি ভাঙে তাদের হাত ভেঙে দেওয়া হবে। সেই আলেম ওলামাদের বলতে চাই আমাদের কিন্তু মূর্তি পাহারা দেওয়ার জন্য নয়, মূর্তি ভাঙার জন্য। আজকে আপনারা বলতেছেন চট্টগ্রাম আপনাদের চাই, কেন যৌতুক চাচ্ছেন নাকি? মেয়ে তো আমরা বিবাহ করে দেই নাই, হাতে তুলেও দেই নাই, মেয়ে পালিয়ে গিয়েছে, তাহলে যৌতুক কেন চাচ্ছেন? চট্টগ্রাম নিয়ে লাফালাফি করেন না। আপনারা যদি চট্টগ্রাম নিয়ে লাফালাফি করেন, আমরা কলকাতা, 7 সিস্টার, আগারতলা সবকিছু নিয়ে টান দেব এবং মরহুম আব্দুল হামিদ খান বাসানির পূর্ণ মানচিত্র নিয়ে নেব। আমরা বাংলাদেশের মধ্যে পূর্ণ মানচিত্র আমরা বহন করব, बांग्लादेश पूर्ण मानचित्र नहीं हमरा छेड़े देबो। ये जो हालात बने हुए हैं दोनों देशों के बीच में विजय जी, वहाँ पर बांग्लादेश में लोग कह रहे हैं यहाँ मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, भारत कह रहा है, अब तो सरकार भी कह रही है कि वहाँ पर बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाए। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ये तो कोई छुपी बात है नहीं, इतने लंबे समय से ये हो रहा है। और आपने जिक्र किया कि फिर से नाम वहाँ पर जॉर्ज सोरोस के प्रतिनिधि का आ गया जब हमारे विदेश सचिव वहाँ पर पहुँच रहे। फिर से का क्या मतलब है? वो तो जॉर्ज सोरोस के पूरी एक्सरसाइज के बाद ही तो यूनुस साहब वहाँ पर पहुँचे हैं। अमेरिकी दखल से पूरा का पूरा जिस तरह से बदलाव वहाँ पर हुआ, सत्ता का तख्ता पलट जो हुआ है, उसमें अमेरिकी सरकार और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का हाथ रहा, ये सब साफ है। तो वो मुझे लगा कि बहुत दिनों बाद मिले, आपको ऐसा बोलना चाहिए था कि कोई जॉर्ज सोरोस के रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन ये बेहतर बात है। और हिंदुस्तान में मुसलमानों पर अत्याचार कोई हो रहा है, कोई एकाध घटना कोई होती है, वो उसको अत्याचार उसे कहते हैं जब सरकार की तरफ से कोई हो रहा हो या कोई एक शासित जो राजा है या सरकार है वो कुछ कर रहे हो। ऐसा कोई यहाँ पर हो नहीं रहा। घटनाएं जो छिटपुट होती है वो तो हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ, तमाम लोगों के साथ होती रहती हैं। वहाँ तो खुलेआम मंदिर वो तो जल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, वो सब कुछ है। और ये बहुत अच्छा है कि हमारे विदेश सचिव वहाँ गए हैं, विदेश सचिव से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से, जो मुझे उम्मीद है कि वो वहाँ पर रिएक्ट करेंगे बांग्लादेश सरकार के साथ। और वो आपने कहा चिकन नेक के सपने तो चाइना तक के बहुत सारे लोग देखते रहे हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसे बोलने से कोई ज्यादा फर्क नहीं। आपने बयान देखे ना वहाँ पे? वो हाँ देखे हैं मैंने, लेकिन वो तो ठीक है, सेना के मेजर कप्तान चश्मा लगा के देखो, सपने देखने से किसी को दुनिया में कहीं पर रोक नहीं है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन चिंता का विषय
बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर है। फिर मैं यहाँ पर वही चर्चा करना चाहूँगा कि हमारी संसद चल रही है, क्यों नहीं संसद में एक कड़ा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर। सरकार तो जो काम कर रही है, लेकिन संसद की तरफ से भी यदि एक मतलब ऑल पार्टी, जिसे मैं कह रहा हूँ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाएगा तो उसका भी एक मैसेज जाएगा। और अब थोड़ा सा सरकार को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से वहाँ पर रिएक्ट करना चाहिए बांग्लादेश सरकार के साथ। नहीं, लेकिन एक बात तो है, आज विदेश सचिव वहाँ पर हैं, दोनों देशों के संबंध जो हैं बेहतर हों, लेकिन एक तख्ता पलट हुआ और उसके बाद से ऐसा माहौल बन गया जैसे पूरा देश वो भारत का दुश्मन बन गया है। भारत के खिलाफ रैलियां निकल रही हैं, वो आरोप लगा रहे हैं भारत के ऊपर। बांग्लादेश की फौज जो है पता चला बड़ा जमावड़ा भी इकट्ठा कर रही है, ऐसी भी कुछ खबरें छपी हुई हैं। नहीं देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो एक तो हिंदू मुसलमान ये नहीं होना चाहिए, ये इसको स्पष्टता से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बांग्लादेश के भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे, नरेंद्र मोदी और भाजपा की ही सरकार में अच्छे रिश्ते रहे, क्योंकि शेख हसीना ही वहाँ के कट्टर मुसलमानों की दुश्मन हो गई। असली जो लड़ाई जो है ना वो वहाँ से देखें, और ये शेख हसीना के साथ वहाँ का जो लिबरल मुसलमान था उसके साथ साथ जो हिंदू था वो दोनों जुड़ा हुआ था। तो अब लिबरल मुसलमान तो मुस्लिम पहचान के साथ है, तो उसको चिन्हित करना, उसको मारना वो शायद उतना नहीं होगा, वो शुरुआत के कुछ करीब 20 दिनों तक 25 दिनों तक चला। लेकिन हिंदू की पहचान के साथ और हिंदुओं को मारना और उसके साथ अपना जो कहते हैं ना कि अपनी सोसाइटी में ग्रिप और मजबूत करना, वो करने का काम वहां हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसकी प्रतिक्रिया उसी तरह से देनी चाहिए। दूसरा, संसद को निश्चित तौर पर एक प्रस्ताव पारित करना ही चाहिए। मुझे लगता है कि आज जब अभी इस वक्त मुलाकात चल रही है दोनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनकी, जो वहाँ खैर विदेश मंत्री जैसा कोई है नहीं, लेकिन जो भी वहाँ ये जिम्मा इस वक्त संभाल रहा है, उनके साथ मुलाकात में ये सारी बातें आएंगी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या बांग्लादेश की सरकार ये एक्सेप्ट करने को तैयार है क्या? क्योंकि अभी तक तो एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि भारत की तरफ से कोई दस्तावेज, कोई डोजियर उनको दिया गया होगा जिसमें वो ये बता पाए कि ये चीजें हो रही जिस पर आपकी सरकार कुछ काम नहीं कर रही, और वो उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। और भारत सरकार को इस मसले को निश्चित तौर पर यूनाइटेड नेशंस में इस तरह से ले जाना चाहिए कि कहीं पर भी जो जिसको हम कहते हैं ना कि एक हिंदुओं पर अत्याचार, जो वहां क्रिश्चियन है उन पर अत्याचार, और ओवरऑल जो गैर इस्लामिक लोग हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर वो बात रखनी चाहिए। अब मैं जरा आपको, क्योंकि उन्होंने वहां कहा कि भारत का मुसलमान, भारत के साथ तो ये होता रहा है, मतलब अभी हम लोग बांग्लादेश में देख रहे हैं जहां भारत की बहुत भूमिका रही है। अफगानिस्तान के साथ भी यही हुआ। भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत की जितनी बड़ी भूमिका रही, उसके बाद जो तख्ता पलट हुआ वहाँ भी हमारे लोगों के साथ जिस तरह से हुआ और छोड़ना पड़ा, तो इन सब बातों पर भी थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें किस तरह का बदलाव की ज़रूरत है या क्या रुख रखना चाहिए। अब चूंकि वहाँ ये सब बातें हो रही हैं, वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, वहाँ लोग रैलियाँ निकाल कर कह रहे हैं भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। अब सीमा के थोड़ा सा इस पार आइए आप, बांग्लादेश से बहुत दूर नहीं है हमारा बिहार के किशनगंज में, ये वो इलाका है जहाँ 70% मुसलमान आबादी है। वहाँ पर जमीयत उलेमाए हिंद का एक जलसा हुआ। अब जमीयत उलेमाए हिंद जब से वक्फ अमेंडमेंट बिल का मामला उठा है, पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में जाकर के इसी तरीके के बड़े बड़े जलसे, बड़े बड़े मजमे लगा रही है। वहाँ पर बड़ी ज़ोरदार भाषण होते हैं, तकरीरें होती हैं और सरकार पर मुस्लिम विरोधी काम करने का आरोप लगाया जाता है। अब वहाँ पर इस बार इस जलसे में मुख्य तौर पर संभल की हिंसा और ये वक्फ का मामला, ये दोनों मामले उठाए गए। वहाँ पर ही बांग्लादेश का मामला भी उठा वैसे थोड़ी देर के लिए। महमूद मदनी वहाँ पर थे, जमीयत उलेमाए हिंद के शायद जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के अल्पसंख्यकों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं वहाँ के मुसलमानों से भी कहता हूँ और सरकार से भी कहता हूँ कि ये पूरी तरीके से गलत है। बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इसके खिलाफ एक स्टैंड लिया और बोला। फिर अगली लाइन में लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे मसले हैं और यहाँ का मुसलमान तो राह चलते जो है नफरत का सामना करता है, उनका ये कहना था, और डर में जी रहा है। भारत का मुसलमान एक डर में जीता है, राह चलते उसके साथ क्या हो जाएगा उसको इस बात का हमेशा एक डर लगा रहता है। तो महमूद मदनी जमीयत उलेमाए हिंद ये अब क्या किरदार अदा कर रहे हैं भारत के मुसलमानों के बीच में, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। किस ओर ले जाने की कोशिश है, उनके मन में क्या डालने की कोशिश है, सुनिए पहले आप महमूद मदनी को। हमारे बिरादराना बदलने में थोड़े पॉलिटिकल फायदे के लिए लोग दुश्मनी, नफरत फैलाकर, तकसीम करके लोगों को बांट रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। मुझे बताया जाए
कि अगर इस मुल्क में बसने वाले लोग बटेंगे, बांटे जाएंगे, तो मुल्क के साथ दोस्ती होगी या दुश्मनी होगी। इससे बड़ी गद्दारी कुछ हो नहीं सकती कि एक तबके को अलग कर दिया जाए, अलग थलग कर दिया जाए, महरूम करने की कोशिश करी जाए, जलील और रुस्वा किया जाए। अब ये जो मदनी साहब ने बोला ना, इस पर ज़रा बहुत गंभीरता से बात करने की ज़रूरत है। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि रेफरेंस बिल्कुल क्लियर रहे कि महमूद मदनी की बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किस बात पर? हमारे भाइयों के खिलाफ थोड़े से सियासी खास किस्म के लोग दुश्मनी और नफरत फैलाकर लोगों को बांट रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। मुझे बताया जाए कि इस मुल्क में बसने वाले लोग अगर बट जाएंगे तो मुल्क के साथ दोस्ती होगी या दुश्मनी होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुल्क के साथ दुश्मनी के हद तक भी अगर आप लोग, चाहे आप आरोप किसी और पर भी लगा रहे हो, लेकिन लोग जाने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए, मदनी जो कह रहे हैं इसके मंशा ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी कई बार आ चुके हैं। और जब बेंगलोर में इन लोगों का अधिवेशन हुआ था, जब वहाँ पर कहा गया था कि ना हम संसद अगर आपकी है तो हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम भीख नहीं मांगेंगे। दरअसल वक्फ बिल एक बहाना है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काना है। इनका एक पूरा एजेंडा है कि किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया जाए, वक्फ बिल के आड़ में कैसे मुसलमानों को इकट्ठा किया जाए। अभी जब ये कह रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार को लेकर, तो सिर्फ एक लाइन बोली, सिर्फ उस लाइन बोली कि जो औपचारिकता पूरी कर रही थी कि कल को ये ना बोले कि आप बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों पे, उस पर मदनी क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो एक लाइन बोलकर इन्होंने औपचारिकता निभाई। अगर इन्होंने इतनी ही अल्पसंख्यकों की चिंता थी बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हो रहा है, तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर लेते, एक ज्ञापन दे देते, एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर आ जाते कि भाई वहाँ पे हिंदुओं की रक्षा की जाए। दरअसल ये पूरे हिंदुस्तान में घूमकर, चाहे वो ओवैसी हो चाहे मदनी हो, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर ये आग लगाने का काम वो कर रहे हैं। कह रहे हैं मुसलमानों को एलियनेट किया जा रहा है, देश की मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? यही तो मदनी को बताना चाहिए ना। देश में मुसलमानों को जितनी सुविधाएं प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। 3 तलाक प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए, मुस्लिम महिलाओं को एक आज़ादी दिलाने के लिए जो 3 तलाक का सिस्टम था उसके खिलाफ। लगातार अल्पसंख्यक मंत्रालय मुसलमानों के लिए योजनाएं लेकर आता है। इसी कौन सी योजना है जिसमें कहा जाए कि मुसलमानों को अलग किया गया? ठीक है, मुझे लग रहा एक सर, क्योंकि वफ़ की बात चली और जमीयत वफ़ के लिए ही ये सारे मजमे कर रही है, तो एक खबर जो महाराष्ट्र वाली वो बतानी चाहिए। सोलापुर ज़िले में दर्जनों किसानों को नोटिस मिले वफ़ के ट्राइब्यूनल के कि आपकी ज़मीन जो है, इस पर दावा किया गया कि ये वफ़ की ज़मीन है। और वहाँ जो महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर ये ज़मीन किसानों की है तो उनको ये साबित करने के लिए कागज़ दिखाने चाहिए। सारी लड़ाई कागज़ की तो है। आपसे कोई कागज़ दिखाने को कहता है तो हम कहाँ से लाएं? ये तो हमारे पुरखों की जायदाद है, इसको हमारे पुरखे दे गए थे, वफ़ के नाम कर गए थे। वो किसान जो कह रहा है कि हमारे पुरखों की ज़मीन है और हम इस पर दशकों से जो है अपनी खेती कर रहे हैं, उनसे कह रहा है कि आप, कहा जा रहा है आप दिखाइए कागज़। आप जिक्र कर रहे हो। अभी एक और खबर आई है कि केरल के अंदर कोच्चि के पास में 404 एकड़ जमीन पर वक्फ ने दावा कर दिया है, और जो वहाँ पर ईसाई परिवारों का है और हिंदू परिवारों की जमीन है उस पर वक्त। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, कागज दिखाने हैं तो फिर सबको दिखाने होंगे। बिल्कुल। जब नागरिकता कानून आया था तो उस वक्त कमाल की बात ये कि जिसका भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, ये बेईमान किस्म के नेता और अभिनेता भी, उस वक्त ढेर सारे अभिनेता भी आ गए थे और जगह जगह भाषण कर रहे थे, कागज नहीं दिखाएंगे। अब ये तो देश के संविधान को, देश के ढांचे को, देश का जो लोकतंत्र है उसको चुनौती देना हुआ। भाई आप कागज कैसे नहीं दिखाएंगे? इन गरीब किसानों से कागज मांगे जा रहे हैं, आप सोचिए। और नहीं, उनके पास कागज होंगे लेकिन वो ये कहेंगे कि आपका जो कागज है हमारे यहाँ नहीं आया, यानी वक्फ के पास नहीं आया। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि ये कुछ समय पर कैसे वक्फ को इस तरह की प्रॉपर्टीज मिल जाती। भाई आप जमीन खरीदते हैं, आपको कोई दान भी देता है तो आपके पास उसी दिन से होता है ना, ये अचानक कैसे आ जाता है? अचानक कोई एक आदमी खड़ा होता है, कहता है जो हमारे पीछे संसद दिख रही है वो संसद उनकी हो जाती। अचानक वो तमिलनाडु के गांव को कहते हैं पूरा का पूरा गांव हमारा है, मंदिर 1500 साल पुराना, इस्लाम 1400 साल पुराना, लेकिन वो कहते हैं हमारा है। और इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं जहां आपको लगता है कि रेलवे की जमीन, सेना की जमीन, अलग अलग विधानसभा की जमीन, अलग अलग सरकारी दफ्तरों की जमीन, उन पर वो कब्जा करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि ना ना अब इसको आप साबित कीजिए। और मुझे लगता है ये अंधेरगर्दी देश में बंद होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए।
कोई भी आकर, ऐसे तो कोई भी डरा हुआ रहेगा, कोई कहेगा कि अच्छा कल को ये जमीन वक्फ क्लेम करेगा और आप कागज दिखाते रहिए, नोटिस, बाकी कागज तो सबको दिखाना अब वक्फ बोर्ड कह रहा है कि वो नोटिस हमने नहीं भेजे हैं, वो किसी इंडिविजुअल की शिकायत पर वक्फ के ट्राइब्यूनल ने भेजे हैं। वो मैं तो ये भी कह रहा हूं, वक्फ का ट्राइब्यूनल कौन होता है? वही मैं कह रहा हूं, इसका अदालत में जाओ। इसका मतलब यही हुआ ना कि कोई व्यक्ति शिकायत कर रहा है कि ये वक्फ की जमीन है, और जो लोग वहां खेती कर रहे हैं, जो किसानी कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप साबित कीजिए। ऐसा नहीं कि उनके पास साबित नहीं, उनके पास खसरा खतौनी होगा, उनके पास घाटा नंबर होगा, सब होगा, लेकिन वक्फ के क्लेम करने के बाद जो उनके ट्रिब्यूनल में बहस होती है, जो डिबेट होती है, उसका तरीका अलग होता है, वही अनडेमोक्रेटिक है, उसको खत्म करना चाहिए।